Assalamu alaikum dear students, this is वदूद ख़ान एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो है ना ईटा प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 8 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का यूनिट नंबर 3 का जो ग्रामर पोर्शन है वो डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे समझ लें कि 2 से 3 एमसीक्यूज़ तो इस लेक्चर में से ज़रूर आएंगे क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ फ्रेजेस हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग फ्रेजेस, यानी कुछ फ्रेजेस हमें दिए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनका क्या मतलब होता है। पहला पहला फ्रेज है चेयर्स एंड टेयर्स ऑफ जॉय। इसका क्या मतलब हो सकता है, यानी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। द फ्रेज चेयर्स एंड टेयर्स ऑफ जॉय मीन्स, तो इसका मतलब होता है हैप्पीनेस। इसका क्या मतलब होता है? हैप्पीनेस। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास जुमला है वो है हमारे पास, दूसरा जो फ्रेज है हमारे पास वो है फार फ्रॉम वेल। ठीक है, फार फ्रॉम वेल का मतलब होता है इल, यानी बीमार। ठीक है, तो आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है ना, कोई भी एमसीक्यूज बना के वो दे देगा सेंटेंस और उसमें फार फ्रॉम वेल लिखा होगा और इसके नीचे लाइन लगा होगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो आपने उस निशान पे टिक करना है जो इल यानी बीमारी से रिलेटेड हो, यानी जिसकी तबीयत सही नहीं हो, उसका मतलब होता है फार फ्रॉम वेल। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है जो फ्रेज है सेट यू ऑन। तो सेट यू ऑन ये वाला जो फ्रेज है ये ईटा 2022 में भी आया था एसएसटी के पेपर में। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसको मैंने आपको एमसीक्यूज़ की तरह बना दिया है कि इस पे कैसे एमसीक्यूज़ आया था, वही एमसीक्यूज़ मैंने दिया है जो ईटा 2022 में आया था। ओके, इसको ज़रा देखते हैं। हु सेट यू ऑन टू डू इट। ठीक है, हु सेट ऑन टू डू इट। अब इसका क्या मतलब होता है? सेंट एमसीक्यूज इस तरह आया था कि हु सेट यू ऑन टू डू इट, फिर नीचे लिखा था चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी इन ग्रुप वर्ड जो है एक दो तीन वर्ड्स के नीचे एक लाइन लगा है और इसकी मीनिंग पूछी है कि इसका क्या मतलब होता है। हु सेट यू ऑन टू डू इट, इसका मतलब डिस्करेज होता है। हु सेट, हु मोटिवेटेड यू, हु डिस्करेज यू, हु कोऑर्डिनेटेड यू। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आएगा? टू डू इट। हु मोटिवेटेड यू टू डू इट, तो इसमें मोटिवेटेड आएगा। सेट यू ऑन का क्या मतलब होता है? मोटिवेट करना। ठीक है, हु मोटिवेटेड यू टू डू इट। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड्स एंटोनिम्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज से मैंने दिए हैं और काफ़ी बार जो है ना इस तरह के सवाल आता है। द सिनोनिम ऑफ दिस इज़ दैट, द सिनोनिम्स का पूछा जा सकता है, द एंटोनिम्स का पूछा जा सकता है। एक वर्ड दिया होता है कि इसका एंटोनिम क्या है, फिर आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसके बाद एक वर्ड दिया होता है कि इसका सिनोनिम क्या है। ये मोस्टली पूछे जाते हैं। तो एंटोनिम्स क्या कहते हैं? वर्ड्स अपोजिट, यानी वर्ड्स होते हैं उसका जो अपोजिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटोनिम्स। ठीक है, ओके, हमारे पास पहला पहला वर्ड है सीरियस। सीरियस का जो एंटोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? फनी। ठीक है, दूसरा हमारे पास है वायलेंस। वायलेंस कहते हैं तशद्दुद को। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो होगा पीस, यानी अमन। ठीक है, तीसरा हमारे पास है वीकनेस। तो अगर आपसे ये पूछा जा सकता है द एंटोनिम ऑफ वीकनेस इज, तो नीचे जो ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ से जो रिलेटेड एमसी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। वीकनेस कमज़ोरी को कहते हैं, स्ट्रेंथ जो है ना जो आपकी मजबूती होती है या जो आपकी पावर होती है उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका वीकनेस का एंटोनिम हमारे पास स्ट्रेंथ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा चौथा है हमारे पास डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। ठीक है, इसका जो अपोजिट होता है वो होता है डिसप्लेजर या सैडनेस, यानी गम या उदासी। ठीक है, अच्छा, पांचवा हमारे पास है हारमोनी। हारमोनी, ठीक है,
हारमोनी कहते हैं हम आहंगी को। इसका जो एंटोनिम है वो है केओस। केओस यानी भगदड़, जब मच जाती है, जब शोर शराबा होते हैं। अच्छा, अब इस पे एमसीक्यूज़ कैसे आ सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं इसके। इस पे एमसीक्यूज़ इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है। इसको ज़रा देखते हैं। पहला पहला एमसीक्यूज़ है, द एंटोनिम ऑफ डिलाइट इज़। डिलाइट का एंटोनिम क्या है? डिलाइट मैंने बताया था, डिलाइट खुशी को कहते हैं, और इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? सैडनेस। तो आपको दो ऑप्शन दिए होंगे, हैप्पीनेस और सैडनेस। तो डिलाइट जो कि खुशी को कहते हैं, और इसका जो अपोजिट है वो सैडनेस है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास है, द सिनोनिम ऑफ डिलाइट इज़। अब डिलाइट का सिनोनिम क्या है? सिनोनिम का मतलब होता है अल्फाज मुतरादिफ, यानी कि डिलाइट की मीनिंग क्या होती है? डिलाइट की मीनिंग होती है हैप्पीनेस, ठीक है। तो सिनोनिम डिलाइट का हैप्पीनेस है, एंटोनिम जो है ना इसका सैडनेस है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एंटोनिम्स वाला टॉपिक, ये मैंने एक्सरसाइज से उठाए हैं। और ज़्यादा इसको आपने ज़रूर नोट करना है, क्योंकि जो ग्राम एग्जामिनर होते हैं वो मोस्टली 9th-10th के एक्सरसाइज से ही ये चीज़ें उठाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। अब हम आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल, ए एन दी, जिसको हम ए एन को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जबकि दी को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल पे मैंने एक वीडियो बनाई है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से भी आपको आर्टिकल दे सकते हैं, तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए, मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आप देखिए, आर्टिकल की वीडियो आपको मिलेगी, उसको ज़रा विज़िट, उसमें मैंने डिटेल के साथ आपको बताया है कि आप ए को कभी इस्तेमाल करते हो, आप एन को कभी इस्तेमाल करते हो, और आप दी को कभी इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे मैं जस्ट एमसीक्यूज़ कराऊंगा, ठीक है, जो एक्सरसाइज वाले हैं 9th के यूनिट नंबर 3 में। ओके, सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, आई लाइक डैश ब्लू टी शर्ट और दियर बेटर देन डैश रेड वन, ठीक है। तो यहाँ पे पहले पहले आएगा आई लाइक अ ब्लू, रेड से पहले ए आएगा, अ ब्लू टी शर्ट, और दियर बेटर देन, यहाँ पे हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल दी आएगा, देन द रेड वन, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, द कार डज 150 माइल्स डैश आवर। तो और जो है ना, ये आप देखेंगे ना, एच यहाँ पे साइलेंट है, तो इसमें पहला साउंड ओ का आ रहा है, जो कि वावल है। तो अगर कोई भी नाउन वावल साउंड से स्टार्ट हो रहे हो तो उससे पहले आप एन लगाते हो, ठीक है, एन और। द कार डज 150 माइल्स एन और, ठीक है। तीसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, वेयर इज डैश यूएसबी ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक, यानी वो वाली यूएसबी कहाँ है जो मैंने आपको पिछले हफ्ते दी थी, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे वो जो बंदा बात कर रहा है उस यूएसबी के बारे में बात कर रहा है जो उसने दी थी, यानी वो यूएसबी जानी पहचानी है। तो अगर कोई किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, तो आप हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हो, ठीक है। वेयर इज़ द यूएसबी ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक, तो इस तरह के जुमलों में आप डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अच्छा, चौथा है हमारे पास, डू यू स्टिल लिव इन डैश बनो, क्या आप अभी भी बनो में रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, बनो से पहले जो है ना, बनो एक प्रॉपर नोन है, और प्रॉपर नोन से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम जो आर्टिकल होते हैं वो नहीं लगता है। ए एन दी में से कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि बनो प्रॉपर नोन है, और प्रॉपर नोन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ये आप याद रखें, ठीक है। बट कुछ केसेस ऐसे ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल लगता है, इस पे भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। पहले इस एमसीक्यूज़ को ज़रा देखते हैं। अच्छा, पांचवा एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इज़ योर मदर वर्किंग इन डैश ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। तो इसमें यहाँ पे आप देखें ना, जो करीब वाला वर्ड है ओल्ड, ओल्ड यहाँ से ओ से स्टार्ट हो रहा है, यानी वोवल वाला साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आप एन लगाओगे, यानी अगर किसी नाउन में या प्रोनाउन है, नाउन है या एजेक्टिव है, उसमें आप देखोगे कि वो कौन सा साउंड निकाल रहा है, वो वर्ड कौन से साउंड से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले आप इनडेफिनेट आर्टिकल एन लगाओगे। तो ये तो था हमारा आर्टिकल वाला जो ग्रामर में पोर्शन है, वही था वो, ये आप अपने साथ नोट कर लें, ठीक है। इसको ज़रा एक बार देख लें ताकि आपके माइंड में थोड़ा बहुत बैठ जाए। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एग्जामिनर ज़रूर एमसीक्यूज पूछता है, वो है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब।
ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब वर्ब वो होता है, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ समथिंग। यानी वर्ब वो चीज वो वर्ड होता है जो एक्शन को जाहिर करता है या किसी चीज़ की स्टेट को जाहिर करता है। ठीक है। अच्छा, वर्ब के फिर हमारे पास क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ठीक है। एक टाइप को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे टाइप को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग देने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब इट रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग और सेंस। यानी ये अपना मतलब समझाने के लिए ये जो वर्ड होता है ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर ये अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं करता है, बल्कि हमेशा आपके जहन में सवाल रह जाएगा। ठीक है। जबकि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपनी मीनिंग कंप्लीट देता है। Intransitive verb it does not require a direct object to complete its meaning। अब अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो फिर आप जो है ना, मेरी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली वीडियो है, उसमें मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आप चले जाएं, उस प्लेलिस्ट में आप देख लें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको मैंने डिस्कस किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब जो है ना हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस में ये वर्ब जो है ना डायरेक्ट ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को अगर आप सही से गौर से समझ लेते हो तो आप आसानी से जो है ना किसी भी एमसीक्यूज में ये पता लगा सकते हो कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके। अच्छा, पहला पहला हमारे पास जो एमसीक्यूज है, ही गेव के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है। मैंने सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद वर्ब लिखा है और वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। अब आप ज़रा सोचें, ही गेव उसने दिया। ठीक है। ही गेव उसने दिया, क्या दिया? वो चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है गेव, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसके आगे वर्ड नहीं होगा, तो आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि क्या, व्हाट। ठीक है। तो ही गेव, तो गिव और गेव जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिमांड करता है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके आगे अगर हम ये लगा लेते हैं, ही गेव मी अ पेन, तो यहाँ पे अ पेन जो मैंने लगा दिया, ये क्या है? हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ही गेव मी, अगर आप इसको देख लेते हैं, यहाँ पे आप कहेंगे कि मी भी तो ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें ज़रा पढ़े, ही गेव मी, उसने मुझे दिया। फिर भी आपके जहन में सवाल बाकी है कि उसने मुझे क्या दिया? तो आप वो वाली चीज़ बताओगे जो आपने दी है, क्योंकि वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यानी जब तक आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाया होगा वो मीनिंग कंप्लीट नहीं करेगा। तो इसलिए ये गेव जो है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आप ये लगा लेते हो, ही गेव मी अ पेन जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये आपको कंप्लीट मीनिंग देगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या करता है? उसको डायरेक्ट, यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसके बगैर वो अपना सेंस कंप्लीट नहीं करता है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है, आई बॉट एन अम्ब्रेला। तो बॉट जो है, अगर मैं इससे एन अम्ब्रेला को हटा देता हूँ, आई बॉट मैंने ख़रीदा, तो क्या आपको समझ आएगी? आपके जहन में सवाल पैदा होगा ना कि मैंने क्या ख़रीदा। कोई आपसे कहे कि आई बॉट मैंने ख़रीदा, तो आप पूछोगे नहीं कि क्या ख़रीदा, वो जो है ना, क्योंकि ये सेंस नहीं देता। ठीक है। तो बट जो है ना वो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, मैंने एन अम्ब्रेला लिखा है, अ कार भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है। आई बॉट एन अम्ब्रेला, तो ट्रांजिटिव वर्ब है बॉट, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, विदाउट ऑब्जेक्ट इट डज नॉट गिव सेंस। ओके। अच्छा, कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। अच्छा, तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। वाटर्स जो है ना, यहाँ पे आप सोचेंगे कि वाटर से आपने प्लूरल बनाया है, तो वाटर जो है ना वो अनकाउंटेबल नोन है और उसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। जब भी वाटर के साथ एस लगा हो तो इसका मतलब ये कि ये क्या है?
वर्ब है, पानी देना। वाटर्स का मतलब होता है पानी देना। द गार्डनर यानी जो माली है, बाग वाला है, वाटर्स पानी देता है द प्लांट्स पौधों को। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो वाटर्स हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ से हाथ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप ज़रा इसकी मीनिंग देखें, क्या ये कंप्लीट मीनिंग देता है? द गार्डनर वाटर्स, तो वाटर्स यानी गार्डनर माली जो है वो पानी देता है। किस चीज़ को पानी देता है? आपके जहन में सवाल पैदा होगा। वो चीज़ जब आप बताओगे ना तो वो जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इस तरह के जो वर्ब होते हैं जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो वाटर यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, इसके बाद वाला जो एमसीक्यूज है या एग्जाम्पल है, द पियन रिंग्स द बेल। तो यहाँ पे अगर रिंग से आप द बेल हटा दो तो बेल के बगैर ये रिंग जो है ना कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। तो रिंग भी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है द बेल की, ठीक है। इसके बगैर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, तो ये रिंग्स भी ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब की, ठीक है। ओके, हमारे पास है एक सेंटेंस है, शी इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है, वो सो रही है। तो यहाँ पे स्लीपिंग क्या है? वर्ब है, और ये जुमला हमें कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। तो ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये बग़ैर किसी ऑब्जेक्ट के हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ऐसे वर्ब जो बग़ैर किसी ऑब्जेक्ट के, देखें ना, वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लगाया फिर भी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बग़ैर ऑब्जेक्ट की ये अपनी कंप्लीट मीनिंग देता है। तो स्लीपिंग हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बेबी इज़ क्राइंग, यानी बच्चा जो है वो रो रहा है। तो क्राइंग जो है ना ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ही इज़ स्माइलिंग, ही इज़ क्राइंग। तो क्राइंग, स्माइलिंग, ये सारे क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, मज़ीद वीडियोज़ मैं बनाऊँ इस तरह के या नहीं। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।